हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। तो इनमें अब तक हमने एमीन एनिलीन पढ़ा है, एमीन पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे इसमें साइनाइड और आइसोसाइनाइड वाले यौगिक, जिनमें क्या होता है कि इनके जो साइनाइड का क्रियात्मक समूह होता है वो CN होता है, आइसोसाइनाइड का होता है NC। यानी इन क्रियात्मक समूहों में नाइट्रोजन उपस्थित है, इसमें भी नाइट्रोजन उपस्थित है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। तो आज हम पढ़ेंगे साइनाइड, हमारा टॉपिक है साइनाइड। इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, नाइट्राइल व आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बोलेंगे ना। इनको बनाने की विधियाँ, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको बनाने की विधियाँ, CN व NC को बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो ये क्रियात्मक समूह को बनाने की विधि है। तो सबसे जो पहली विधि है वो है एल्किल हैलाइड से। ये वही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं इन अभिक्रियाओं में। तो पहली जो अभिक्रिया है वो है एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से साइनाइड व आइसोसाइनाइड वाले यौगिक कैसे बनते हैं कि जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, KCN से कराते हैं, आयनिक यौगिक है, तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो -KX बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड बनता है, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कैसा यौगिक है, तो है आयनिक यौगिक है। ठीक है, ऐसे हम यदि सिल्वर साइनाइड का उपयोग करते हैं, किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम AgCN से कराते हैं, सिल्वर साइनाइड से कराते हैं, तो हमारा यौगिक क्या बनता है, यहाँ पर -AgX बाहर निकलता है और एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये विक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में। ठीक है, ये जो सिल्वर साइनाइड होता है ये क्या होता है, एक सहसंयोजक यौगिक होता है, सहसंयोजक यौगिक। तो सहसंयोजक यौगिक होने के कारण ही ये क्या करता है, एल्किल साइनाइड न देकर एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। इस तरह से हम एल्किल हैलाइड से हम एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड यानी नाइट्रोजन युक्त या क्रियात्मक समूह वाले यौगिक बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद है नेक्स्ट अभिक्रिया है एमाइड से। एमाइड से भी हम साइनाइड बना सकते हैं, एसिटिक एमाइड। इसके बाद नेक्स्ट जो अभिक्रिया है सेकेंड वो है एमाइड, एमाइड से। एमाइड में क्या होता है, जैसे हमने एसिटिक एमाइड लिया NH2, ठीक है, एसिटिक एमाइड का निर्जलीकरण कराते हैं P2O5 की उपस्थिति में, निर्जलीकरण कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनते हैं। तो ये विक्रिया, इसको P2O5 की जगह हम थायोनिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो एल्किल नाइट्राइल बनते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, तो इस तरह से ये बनेगा CH3CN प्लस में ये बन गया एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल यानी एथेन साइनाइड यौगिक बन गया। इसके साथ जो सह प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है इसमें से H2O, तो ये कहलाता है निर्जलीकरण। ठीक है, और यदि हम P2O5 की जगह थायोनिल क्लोराइड लेते हैं CONH2,
ये दोनों क्या हैं, एमाइड हैं। प्लस में SOCl2 थायनिल क्लोराइड के साथ इसका निर्जलीकरण कराते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या बनते हैं, साइनाइड बनता है। प्लस में SO2 प्लस में HCl बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ एल्किल साइनाइड की अत्यधिक मात्रा प्राप्त होती है। तो इस तरह से एमाइड से भी हम साइनो यौगिक या साइनाइड युक्त यौगिक बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, साथ साथ इनको उतारते भी चलो। इसके बाद ऑक्सिम से जो नेक्स्ट अभिक्रिया होगी, थर्ड अभिक्रिया होगी, वो होगी ऑक्सिम से। तो ऑक्सिम क्या होते हैं, जैसे एल्डिहाइड यौगिक लिया, एल्डोक्सिम, कीटोक्सिम, इस तरह के ये ऑक्सिम यौगिक होते हैं। ऑक्सिम में क्या होते हैं, जैसे एल्डोक्सिम एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम यानी NH2OH से कराते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं, तो ऑक्सिम बनते हैं, एल्डोक्सिम बनते हैं। अब एल्डोक्सिम एक तरह से एमाइड के ही व्युत्पन्न होते हैं, समावयवी होते हैं, तो इनका जब निर्जलीकरण कराते हैं, इसका एल्डोक्सिम का CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। तो इसका जब निर्जलीकरण कराते हैं P2O5 की उपस्थिति में, P2O5 की उपस्थिति में निर्जलीकरण कराते हैं, तो यहाँ पर एल्किल साइनाइड बनता है, प्लस में H2, तो ये एल्किल साइनाइड बनता है। तो इस तरह से ये एल्डोक्सिम है, इसको बोलते हैं एसिटैल्डोक्सिम, ठीक है। वही अभिक्रियाएं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी जो कार्बन यौगिकों की अभिक्रिया थी, ये उस तरह की अभिक्रिया है। इसका निर्जलीकरण कराते हैं हम, तो यहाँ पर क्या बनता है, जल के अणु का निष्कासन होता है और एल्केन नाइट्राइल बनता है। इसी तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हम इसको बना सकते हैं। इसके बाद हम चौथी जो अभिक्रिया है RMGX से, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम किस तरह से एल्किल साइनाइड बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हम साइनोक्लोराइड से कराते हैं, ClCN से कराते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हम किसी को भी ले सकते हैं, CH3MgBr लिया जैसे MgBr, प्लस में ClCN क्लोरोसाइनाइड, क्लोरोसाइनाइड से हम कराएंगे। तो इससे जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें जो एल्किल साइनाइड यौगिक बनते हैं, CH3CN, और बाकी ये बाहर निकल जाता है, CH3CN प्लस में MgBr और Cl बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से क्लोरोसाइनाइड के साथ भी अभिक्रिया कराते हैं, यानी इसको साइनोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, क्लोरोसाइनाइड या साइनोजन क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, तो वही एल्किल साइनाइड यहाँ भी बनता है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसको साइनोजन क्लोराइड भी बोलते हैं या साइनोजन क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से एल्किल साइनाइड वाले यौगिक हम बनाते हैं। इसके बाद आते हैं कार्बिल एमीन परीक्षण। इस परीक्षण में आइसोसाइनाइड यौगिक बनते हैं। आइसोसाइनाइड का मतलब होता है, ये कार्बिल एमीन परीक्षण भी है, ये भी पहले हम पढ़ चुके हैं एनिलीन वाले चैप्टर में, कि जब एनिलीन की अभिक्रिया C6H5NH2, एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 क्षार में कराई जाती है, KOH में कराते हैं, तो फेनिल C6H5CN वो आइसोसाइनाइड NC यौगिक बनता है। तो इस तरह से ये जो आइसोसाइनाइड यौगिक बना है, इसको हम फेनिल आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं या फेनिल कार्बिल एमीन भी बोलते हैं। फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड या फेनिल कार्बिल एमीन भी इसको बोलते हैं। तो ये इसमें सरसों के तेल की जैसी गंध आती है, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो साथ में जो संयुक्त उत्पाद निकलते हैं KCl और H2O बाहर निकल जाते हैं, KCl प्लस में
H2O, ये बाई प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं और आइसोसाइनाइड यौगिक बनता है। आइसोसाइनाइड बनाने की यह प्रक्रिया कार्बिल एमीन परीक्षण कहलाती है। तो लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, जब एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है, NaOH या KOH भी ले सकते हैं, कोई सा भी क्षार हो, तो KOH लेंगे तो KCl बनेगा, NaOH लेंगे तो NaCl बाहर निकलता है, जिससे फेनिल आइसोसाइनाइड यौगिक बनते हैं। इसके बाद लास्ट अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्लों से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। कार्बोक्सिलिक अम्लों से भी आइसोसाइनाइड यौगिक बनाए जा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों से यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों से ये औद्योगिक विधि है। औद्योगिक स्तर पर जब एल्किल साइनाइडों का उत्पादन करना हो, यानी ज़्यादा मात्रा में उसको बनाना हो, तो इस विधि का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कि कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, NH3 से कराते हैं, तो यौगोत्पाद बनता है और अमोनियम एसीटेट बनता है। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH4 अमोनियम एसीटेट बनता है, अमोनियम एसीटेट बनता है, लवण बनता है। अब इसको एल्यूमिना पर उच्च ताप पर गर्म करते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति में इसको जब गर्म किया जाता है तो इसमें से एमाइड बनता है, यानी एमाइड में बदल जाता है, -H2O बाहर निकलता है, -H2O ये क्या बनाता है, एसिड एमाइड बना लेता है, NH2। एमाइड को आगे और गर्म करते हैं, ये निर्जलीकरण होता है, इसमें जल के अणु का निष्कासन होता है, जिससे एल्किल साइनाइड बनते हैं, CH3CN प्लस में H2O, तो ये साइनो यौगिक बन जाता है, एल्किल साइनाइड बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। इस तरह से एल्किल साइनाइड का औद्योगिक उत्पादन इस विधि द्वारा किया जाता है। कैसे लिखेंगे लैंग्वेज, कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो अमोनियम एसीटेट बनता है, जो उच्च ताप पर एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर एमाइड बनाता है। एमाइड को और गर्म करते हैं तो एल्किल साइनाइड में बदल जाता है, उसका भी निर्जलीकरण हो जाता है। इस तरह से लगातार निर्जलीकरण होने से एल्किल साइनाइड या एल्किल यौगिक एल्किल साइनो यौगिक बनते हैं। तो इस तरह से एल्किल साइनाइड बनाने की विधियाँ हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्किल साइनाइड की रासायनिक अभिक्रियाएँ, या ये कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएँ दर्शाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्किल साइनाइड की रासायनिक अभिक्रियाएँ। ये अभिक्रियाएँ भी वही हैं कि जब साइनाइड यौगिकों का या आइसोसाइनाइड यौगिकों का जब जल अपघटन कराते हैं। अभी जल अपघटन दो तरह से होता है, आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन। यदि हम इन यौगिकों का आंशिक जल अपघटन कराते हैं, ट्रिपल बॉन्ड N, इसका हम आंशिक जल अपघटन कराएंगे, आंशिक जल अपघटन अम्लीय माध्यम में कराते हैं H2OH। क्षारीय माध्यम में भी जल अपघटन होता है तो उसमें अलग उत्पाद बनते हैं, यहाँ पर अलग होते हैं। आंशिक जल अपघटन में एमाइड बनते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O NH2 यानी एमाइड बनते हैं। अगर हम इसका पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, यहाँ पर यदि हम पूर्ण जल अपघटन कराएंगे, पूर्ण जल अपघटन अम्लीय या क्षारीय माध्यम में दोनों में करा सकते हैं। यदि इसका पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो ये क्या बनता है, ये एमाइड किसी कार्बोक्सिलिक अम्लों में बदल जाता है। यानी जल अपघटन कराएंगे H2O प्लस अम्ल माध्यम में, यहाँ पर जो अंतिम उत्पाद होगा वो क्या होगा, वो होगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस में NH3 यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं।
जल के अणु को जोड़ने की क्रिया पहले भी बता दी थी हमने। तो ये तो हो गया मेथिल साइनाइड का। आंशिक जल अपघटन कराते हैं तो एमाइड बनता है, और पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है। अगर अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो तो वहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लों की जगह लवण बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको भी करके बताते हैं अभी। अब यहाँ पर जैसे हम अभिक्रिया करते हैं, ये जल अपघटन हुआ क्षारीय माध्यम में कराते हैं। क्या कराते हैं? क्षारीय माध्यम यानी NaOH के साथ जल अपघटन कराते हैं। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2O और OH-। तो एमाइड बनता है। एमाइड का फिर आगे जल अपघटन कराते हैं, क्षार से NaOH से कराते हैं जल अपघटन। तो ये क्या करता है? लवण बनाता है, यानी अमोनियम एसिटेट। यहाँ पर जो होगा ये एमाइड है, ये लवण में, सोडियम लवण में बदल जाता है। तो इस तरह से जो लवण बनते हैं वो आगे फिर से अपघटित हो जाते हैं और अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी? NaO यहाँ जुड़ जाएगा और अमोनिया इसमें बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा C डबल बॉन्ड ONA प्लस में NH3। तो ये बन गया लवण, सोडियम लवण बनता है। क्लियर है? अमोनिया बाहर निकल जाती है क्षारीय माध्यम में। तो ये बात थी मेथिल साइनाइड की। अगर हम मेथिल आइसोसाइनाइड की बात करें तो मेथिल आइसोसाइनाइड भी क्या होता है? ये अम्लीय माध्यम में पूर्ण जल अपघटित होकर प्राथमिक एमीन व फॉर्मिक अम्ल बनाता है। यहाँ पर मेथिल आइसोसाइनाइड NC का उपयोग करते हैं। तो ये अम्लीय माध्यम में पूर्ण जल अपघटन H2O H+। तो ये क्या बनाता है? प्राथमिक एमीन बनाता है CH3 और NH2 प्लस में एक अम्ल और बाहर निकलता है इसमें, जिसको फॉर्मिक अम्ल कहेंगे यहाँ पर HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक अम्ल, और ये प्राथमिक एमीन। तो हम ये कह सकते हैं कि मेथिल साइनाइड का आंशिक जल अपघटन कराते हैं, अम्लीय माध्यम में एमाइड बनते हैं। पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। अगर ये जल अपघटन क्षारीय माध्यम में कराया जाए तो इसमें एमाइड का आगे फिर जल अपघटन कराते हैं तो लवण और अमोनिया बाहर निकलती हैं। और एल्किल आइसोसाइनाइड की बात करें, उनका अम्लीय माध्यम में पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन और फॉर्मिक अम्ल बनते हैं। ये हो गए इनके जल अपघटन की अभिक्रियाएं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है अपचयन। रिडक्शन क्या होता है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारी दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। जब भी हम मेथिल साइनाइड इसका अपचयन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम प्लस में C2H5OH आदि अपचायक की उपस्थिति में हम इसका अपचयन कराते हैं, यानी मेंडियस अभिक्रिया होती है। तो क्या बनता है? प्राथमिक एमीन बनते हैं। यहाँ पर क्या बनता है? CH3CH2NH2, ये कहलाता है प्राथमिक एमीन। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं, मेंडियस अभिक्रिया, जो हमने एमीन वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। कितने हाइड्रोजन बढ़ गए? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हो गए? 5 और 2 7 हो गए। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 4H लगा देते हैं। ठीक है, ये अपचयन हो गया। अब इसके विपरीत यदि हम मेथिल आइसोसाइनाइड लेते हैं, यानी CH3NC, ये क्या है? मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसका अपचयन कराते हैं हम धातु प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं इसका।
तो सेकेंडरी एमीन बनता है NH और CH3, यानी सेकेंडरी एमीन बनता है। इस तरह से द्वितीयक एमीन बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेथिल साइनाइड का आप चयन कराते हैं मेंडियस अभिक्रिया के द्वारा तो प्राथमिक एमीन बनते हैं, और मेथिल आइसोसाइनाइड का आप चयन कराते हैं तो सेकेंडरी एमीन यानी द्वितीयक एमीन बनते हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उस हिसाब से इसमें हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 7 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। क्लियर है। तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड की रिडक्शन अभिक्रियाएं हैं जो प्राथमिक और सेकेंडरी एमीन बनाने के काम आती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इसके बाद ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया RMGX से, ये सबसे अभिक्रिया करता है भाई, RMGX से अभिक्रिया बनाने में भी काम आया था, अब रासायनिक अभिक्रियाओं में भी ये काम आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर हम बात करें मेथिल साइनाइड की CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस में मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार अभिकर्मक लेते हैं तो सबसे पहले ये योगोत्पाद बनाता है, इलेक्ट्रॉन इधर आए, इसके इलेक्ट्रॉन CH3 की तरफ आए तो CH3 माइनस का होगा, ये यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, यहाँ योगोत्पाद बनाता है CH3C और CH3 डबल बॉन्ड NH, N यहाँ पर क्या आ जाएगा MgBr, N MgBr, ये योगोत्पाद बन गया जो आगे अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होता है, जल अपघटन होगा और क्या बाहर निकालेगा MgBr, OH बाहर निकलता है, माइनस NH3 बाहर निकलती है और यहाँ पर बनता है एसीटोन यानी कीटोन समूह बनता है, कीटोन बनते हैं, यानी कार्बन यौगिक बनाने में भी ये काम आता है। इस तरह से कीटोन यौगिक बनते हैं। तो ये हो गई इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है इसमें ये कुछ योगात्मक अभिक्रियाएं भी दर्शाता है और कुछ समावयवीकरण अभिक्रियाएं भी दर्शाते हैं, यानी मेथिल आइसोसाइनाइड मेथिल साइनाइड में समावयवी में बदल जाता है। तो इसके बाद जो हमारा नाइट्रोजन युक्त यौगिक है वो है यूरिया। ये हमारे साइनाइड और आइसोसाइनाइड वाले टॉपिक खत्म हो गया, इतना ही करना है बस, सीधी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो यूरिया एक ऐसा पहला कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। इसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया था, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था जो वोलर ने सबसे पहले बनाया था प्रयोगशाला में। तो पहला कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो ये क्या होते हैं, इसकी जो संरचना होती है जो अस्थायी कार्बनिक अम्लों की अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर ये एक स्थायी संरचना में बदल जाता है। कैसे होता है, जैसे मान लो ये कार्बनिक अम्ल है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये इस तरह से, ठीक है, ये कार्बनिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया हम अमोनिया से कराते हैं, NH3 से कराते हैं तो एक जलकाणु बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है HO, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ O डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH बच गया, यहाँ पर क्या आ गया NH2 आ गया, है ना, माइनस H2O बाहर निकल गया इसमें से। ये भी अस्थायी होता है। ये कैसा यौगिक है, अस्थायी। तो इसमें एक एमिनो समूह एमाइड्स एमिनो समूह जुड़ गया है तो कुछ स्थायी तो आ जाता है। आगे फिर ये अमोनिया से अभिक्रिया करता है, NH3 से अभिक्रिया, फिर यहाँ से माइनस H2O बाहर निकलता है और ये बनता है डाई एमाइड यानी यूरिया बन जाता है, NH2 यूरिया, ठीक है। ये स्थायी संरचना होती है जो अस्थायी संरचना से स्थायी संरचना में इस तरह से बदलती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम कार्बनिक अम्लों को या कार्बनिक हाइड्रोक्सिक मैथेनोइक अम्लों की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो ये स्थायी संरचनाओं में बदल जाते हैं जिसे हम यूरिया कहते हैं।
तो अब यूरिया को बनाते कैसे हैं, इसका जो पहला प्रयोगशाला में जो बनाया गया था वो मेथड क्या था, यहाँ पर लिख सकते हैं हम। इसके बाद यूरिया को बनाने की कुछ विधियाँ, यूरिया को बनाने की विधियाँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम इसकी कुछ विधियाँ पढ़ेंगे, यूरिया को बनाने की औद्योगिक विधि और प्रयोगशाला विधि, दोनों ही विधियों को पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया वोलर नामक वैज्ञानिक ने 1828 में प्रयोगशाला में बनाया गया था। पहला कार्बनिक यौगिक है ये। कैसे बनाते हैं, किसकी अभिक्रिया से, अमोनियम सल्फेट, ये सभी क्या है, ये अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक बनाया गया था। तो पोटेशियम साइनेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम साइनेट की दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, अमोनियम साइनेट बन जाता है NH4CnO, और क्या बाहर निकलता है, -K2SO4 बाहर निकलता है, या यहाँ पे लिख सकते हैं हम K2SO4 बाहर निकल जाएगा, और ये दो अणु लेते हैं इसके। तो इस तरह से अमोनियम साइनेट बन गया। अब ये अमोनियम साइनेट NH4CnO, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट बनता है। इस अमोनियम साइनेट को जब गर्म करते हैं तो ये पुनर्विन्यासित होकर यूरिया बनाता है, यानी NH4CnO, इसको हम गर्म करते हैं तो ये पुनर्विन्यासित हो जाता है। पुनर्विन्यासित होगा तो क्या बनाएगा, ये यूरिया में बदल जाता है, NH2C+O NH2, यूरिया बनता है। ये कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। तो ये जो कार्बनिक यौगिक यानी यूरिया बनाने की जो विधि है, ये क्या कहलाती है, अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया पोटेशियम साइनेट के साथ कराते हैं तो लवण बनता है, अमोनियम साइनेट बनता है, जिसको आगे गर्म करने पर वो रीअरेंजमेंट होकर पुनर्विन्यासित होकर यूरिया बनाता है। तो इस विधि को वोलर विधि कहते हैं, वोलर विधि कहते हैं। इसके द्वारा प्रयोगशाला में यूरिया बनाया गया था वोलर ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम इसकी औद्योगिक विधि, यानी ज़्यादा मात्रा में यूरिया बनाना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, क्या करते हैं। देखिए, औद्योगिक उत्पादन यानी अधिक मात्रा में यूरिया बनाने के लिए क्या करते हैं कि अमोनिया व CO2 की अभिक्रिया कराते हैं। अमोनिया का मतलब होता है NH2H, ये अमोनिया है, NH3, इसकी अभिक्रिया कराते हैं C+O CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने संरचना के रूप में लिख दिया है। ये है अमोनिया, अमोनिया गैस, और CO2 गैस को जब गर्म करते हैं तो इसमें से इस तरह से ये विभाजन होता है और एक यौगिक बनता है जिसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, NH2, फिर ये आ गया C+O और यहाँ पर आ गया OH, ठीक है। ये यौगिक बना है, इसका नाम होता है अमोनियम कार्बेमेट। तो ये क्या बन गया, अमोनियम कार्बेमेट, अमोनियम कार्बेमेट। इसको उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं, 100 ATM दाब है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप है। इसको गर्म करते हैं तो इस अमोनिया के साथ फिर अमोनिया का दूसरा अणु लेते हैं यहाँ पर प्लस में NH3, तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाता है ये, और क्या बनता है, ये यूरिया बनता है, NH2C+O NH2 प्लस में H2O, तो ये यूरिया बनता है। इस तरह से औद्योगिक उत्पादन यूरिया का किया जाता है। इस अभिक्रिया को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NH3 के 2 अणु प्लस में CO2S अभिक्रिया कराते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बनता है, NH2C+O NH2 प्लस में H2O, ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में अभिक्रिया है।
उच्च ताप और दाब पर इसको गर्म करते हैं, यूरिया बनता है। मैंने क्रिया विधि के रूप में इसको दिखा दिया है कैसे कैसे बंध टूटेंगे और कैसे जुड़ेंगे इसमें। तो ये यूरिया बनाने की औद्योगिक विधि है, औद्योगिक उत्पादन। इसके अलावा प्रयोगशाला की और भी विधियां हैं जिसके द्वारा हम यूरिया को बना सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इसकी और अन्य विधियां भी पढ़ेंगे। प्रयोगशाला विधि वो किस तरह से होंगी, ये अन्य प्रयोगशालाएं विधि हैं ये। तो इसमें देखो फॉस्जीन की अमोनिया से क्रिया कराते हैं, फॉस्जीन, ये फॉस्जीन है, यहाँ पर फॉस्जीन है, COCl2, इसमें 2 अमोनिया के अणु लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 2 HCl बाहर निकलेंगे, अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, -2 HCl बाहर निकलते हैं और यूरिया बनता है, NH2, यूरिया बन गया। ठीक है, एक विधि तो ये हो गई, ये भी प्रयोगशालाओं में ही यूरिया बनाने के काम आती है। और एथिल कार्बोनेट, एथिल कार्बोनेट का मतलब होता है C2H5 के 2 अणु और CO3। ठीक है, ये सूत्र होता है एथिल कार्बोनेट, ये इसकी संरचना है। इसमें भी अमोनिया के 2 अणु काम में लेते हैं, जिससे क्या होगा कि एथिल, इसका एक हाइड्रोजन और ये एथिल एथॉक्सी समूह बाहर निकल जाएगा, NH2 यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये यूरिया बनता है, NH2C डबल बॉन्ड NH2 प्लस में C2H5OH के 2 अणु बाहर निकल जाते हैं, यूरिया बन गया। क्लियर है, अमोनिया के साथ गर्म कर रहे हैं सबको। अब यहाँ पर एथिल यूरिथेन है, यूरिथेन का मतलब एक NH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एथॉक्सी समूह है, तो यहाँ पर एक अमोनिया की ज़रूरत पड़ती है। एथिल यूरिथेन के साथ इसको गर्म किया जाता है, तो यहाँ भी यूरिया बनता है, NH2 प्लस में एक एथिल अल्कोहल बाहर निकलेगा, C2H5OH। ये इस तरह से यूरिया बनाने की ये भी एक प्रयोगशाला विधि है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद लास्ट विधि है साइनेमाइड से। साइनेमाइड से यूरिया को कैसे बनाया जाता है। साइनेमाइड से सबसे पहले क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, CaC2 प्लस में नाइट्रोजन, दोनों को उच्च ताप पर गर्म करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये क्या बनाता है, इसको कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं भाई। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है, प्लस में C बार। इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड बनता है। अब इस कैल्शियम साइनेमाइड को क्या करते हैं, आगे इसको गर्म करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, H2SO4 के। कैल्शियम साइनेमाइड को H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा के उदासीन करते हैं, जिससे साइनेमाइड बनता है। अब इस साइनेमाइड का जल अपघटन कर दिया जाता है जो यूरिया बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड CnH2 प्लस में H2O, जल से अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर देखो कि जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर डबल ऑक्सीजन आ जाता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाते हैं, 2 बंध टूटेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया बन गया। ठीक है, इस तरह से यूरिया बनाया जाता है साइनेमाइड से। साइनेमाइड ये हो गया हमारा। साइनेमाइड कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया नाइट्रोजन से कराते हैं तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है, जो H2SO4 द्वारा उदासीनीकरण होता है, उदासीनीकरण कराते हैं इसका। उदासीनीकरण कराने पर ये साइनेमाइड में बदल जाता है और ये साइनेमाइड का जल अपघटन कराने पर यूरिया बनती है। तो ये हो गई यूरिया को बनाने की कुछ विधियाँ, इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आपका। यूरिया टॉपिक ही आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में एमीन के बाद यूरिया। ठीक है, इसकी हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ, किस किस से रासायनिक अभिक्रियाएँ करता है ये। इसके बाद यूरिया की रासायनिक अभिक्रियाएँ, इसकी संरचना क्या होती है। यूरिया एक श्वेत ठोस क्रिस्टलीय यौगिक होता है जो जल में विलय होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, तो इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, यूरिया की रासायनिक अभिक्रियाएँ
रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? पहले करते हैं जल अपघटन। अब जल अपघटन में क्या कराते हैं? किसकी अम्ल और क्षार दोनों से, तनु अम्ल और क्षारों से अभिक्रिया कराते हैं तो ये अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो हम यहाँ पर जैसे यूरिया है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसकी तनु अम्ल में हम HCl भी ले सकते हैं। तनु है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? H2O। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है NH4Cl प्लस में CO2 प्लस में H2O, इसमें टूट जाता है, अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। ये CO2 H2O को फॉर्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको। इसके बाद क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 तनु क्षार NaOH, ठीक है। यहाँ पे दो ले लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड के दो अणु बनते हैं, इसको बैलेंस कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। दो अमोनिय समूह है तो यहाँ पर 200 क्षार है, ये क्या है? अम्ल। इसकी अभिक्रिया यहाँ पर H2O जल का अणु लेते हैं। जल का अणु लेने का मतलब होता है कि हम तनु क्षार से अभिक्रिया करा रहे हैं और उसमें क्या करा रहे थे? तनु अम्ल से अभिक्रिया करा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जब तनु क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है? अमोनियम कार्बोनेट बनाता है Na2CO3 अमोनियम कार्बोनेट में टूट जाता है। इसी के साथ साथ ये अन्य सह उत्पाद भी बनाता है जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मेन जो यौगिक होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यहाँ अमोनियम क्लोराइड बनाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, यहाँ CO2 H2O और यहाँ पर बनता है सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से ये यूरिया का जल अपघटन होता है जो अम्लीय व क्षारीय दोनों माध्यम में आसानी से हो जाता है। इसके बाद इसकी अभिक्रिया है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर जो ये फर्स्ट अभिक्रिया हो गई, ये सेकंड अभिक्रिया है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल का मतलब होता है कि जो HNO2 होता है उसको नाइट्रस अम्ल बोलते हैं। तो HNO2 से अभिक्रिया जब कराते हैं यूरिया की तो यूरिया अपघटित हो जाता है और छोटे छोटे यानी CO2 NO2 में उत्पाद में टूट जाता है। यहाँ पर ये यूरिया है NH2 C डबल बॉन्ड NH2, अभिक्रिया कराते हैं HNO2 से। HNO2 से जब अभिक्रिया कराई जाती है तो CO2 अमोनिया और जल में टूट जाता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। यहाँ पर दो नाइट्रोजन है कि एक N2 प्लस में CO2 प्लस में H2, तो इस तरह से ये अपघटित हो जाता है। तो नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया हो गई, ये नाइट्रस अम्ल है। इसके साथ यूरिया को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस CO2 और H2O बाहर निकलती है। तो ये हो गई इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है सोडियम हाइपोब्रोमाइड से अभिक्रिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। ये सोडियम हाइपोब्रोमाइड की जो विधि होती है ये इम्पोर्टेंट विधि होती है। इसके माध्यम से हम यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि जब हम यूरिया को सोडियम हाइपोब्रोमाइड NaOBr, इसके 3 अणु लेते हैं, इसके साथ हम गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है N2 प्लस में NaBr CO2 और H2O में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। NaBr के 3 अणु बाहर निकल जाएंगे इसमें। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है वो है नाइट्रोजन गैस का बाहर निकलना। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने में भी ये काम आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया। चौथी क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया, यानी जब यूरिया की अभिक्रिया डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से कराई जाती है तो इसमें क्या होगा
आपकी जो ये अभिक्रिया POCl3 की उपस्थिति में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एक चक्रीय यौगिक बनता है। अब ये चक्रीय यौगिक देखो डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों पर डिपेंड करता है, तो कैसा बनता है, कौन सा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं। यदि हम यूरिया की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, जैसे मान लो ये हमने लिख दिया NH2, ठीक है, NH और ये है हमारा यूरिया, डबल बॉन्ड O। क्लियर है यहाँ तक। इसकी अभिक्रिया कराते हैं ऑक्जेलिक एसिड से, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ठीक है। ये ऑक्जेलिक एसिड कहलाता है, ऑक्जेलिक अम्ल कहलाता है। अब इसकी क्रिया कराते हैं तो इसमें से जल के अणु का निष्कासन होगा। POCl3 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है और यहाँ पर क्या बनता है, ये POCl3। यहाँ से देखो H2O बाहर निकल जाएगा, एक अणु, एक ये H2O बाहर निकल जाएगा, -2 H2O बाहर निकलेंगे और एक चक्रीय यौगिक बनता है NH और यहाँ पर क्या लगा देंगे, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये इससे सिंगल बॉन्ड से जुट गया, चक्रीय यौगिक बनता है इस तरह से, ठीक है। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से। जब यूरिया की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से, यानी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है इसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह हो, यानी एक तो ये और एक ये, 2 कार्बोक्सिलिक कम से कम होने चाहिए। तो कोई दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल के अलावा दूसरा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल भी ले सकते हैं, जैसे मेलोनिक अम्ल लें। मेलोनिक अम्ल के माध्यम से भी एक चक्रीय यौगिक बनता है, उसके भी एग्जाम्पल करा देते हैं हम। मेलोनिक अम्ल में क्या होता है कि ये यूरिया है हमारा CNHH और NHH, यूरिया। इसकी अभिक्रिया कराते हैं मेलोनिक अम्ल से HOC, यहाँ पर HOC। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड O की बजाय यहाँ पर क्या आता है, एक CH2 समूह जुड़ा होता है, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। मेलोनिक कार्बन में क्या लिखते हैं हम यहाँ पर कि वो द्वितीयक संरचना होती है, डबल बॉन्ड O, ये जुड़ा होगा CH2 से, इसको बोलते हैं मेलोनिक अम्ल। यहाँ से H2O बाहर निकलता है 2, तो फिर यहाँ भी क्या POCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, -2 H2O बाहर निकलते हैं, फिर चक्रीय संरचना बनती है C, यहाँ पर NH, फिर यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2, C डबल बॉन्ड O CH2, ये एक चक्रीय यौगिक बन जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। मेलोनिक अम्ल और यूरिया की अभिक्रिया कराते हैं, इसको बारबीट्यूरिक अम्ल बोलते हैं, जो निद्राकारी औषधि में काम आता है। बारबीट्यूरिक अम्ल जो एक निद्राकारी होता है। इस तरह से ये यूरिया की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अभिक्रिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सेमी कार्बेजॉइड बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है हाइड्रोजीन से, NH2 से, यानी हाइड्रोजीन से जब यूरिया की अभिक्रिया कराते हैं NH2 C डबल बॉन्ड NH2, किससे अभिक्रिया कराते हैं, प्लस में NH2, ये है हाइड्रोजीन, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, अमोनिया बाहर निकलती है और सेमी कार्बेजॉइड बनता है। जो यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा, सेमी कार्बेजॉइड, NH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या बचा NH, फिर इसके बाद NH2 प्लस में NH3, ये कहलाता है सेमी कार्बेजॉइड, ठीक है, ये यौगिक बनता है।
तो हाइड्रोजन से करा रहे हैं यूरिया की अभिक्रिया। अब नेक्स्ट जो अभिक्रिया है फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो जब यूरिया की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराई जाती है तो डाईमेथिलॉल यूरिया बनता है। वो योगोत्पाद होता है वो भी, जैसे हम यहाँ पर बात करें C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिख दिया हमने NH2, यहाँ भी क्या लिख दिया NH2। दो फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, एक यहाँ पर लिया HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी लिया HC डबल बॉन्ड H, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसके इलेक्ट्रॉन इधर आए, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का हो गया, प्लस का हाइड्रोजन माइनस से जुड़ेगा, ये कार्बन जाकर नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अभिक्रिया होती है, ये इधर आया इलेक्ट्रॉन इसका, ये H है और ये नाइट्रोजन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर योगोत्पाद बनता है जिसको हम कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, इधर NH। अब देखो NH से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, यानी CH2, CH2 और CH2 के नीचे क्या है OH। ऐसे यहाँ पर जोड़ दो NH CH2 OH। इसको कहते हैं डाईमेथिलॉल यूरिया या डाईमेथिलॉल यूरिया के नाम से जाना जाता है। डाईमेथिलॉल यूरिया, ठीक है। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये यूरिया। तो हम लिख सकते हैं यूरिया की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो डाईमेथिलॉल यूरिया बनता है, यानी योगोत्पाद बनता है। इस तरह से ये यूरिया की रासायनिक अभिक्रियाएं खत्म हो गई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लगातार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।